इंडियन नेवी का जो फर्स्ट बैच है 2022 का, उसका जो फर्स्ट स्टेज है अभी चल रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट मेरे कांटेक्ट में हैं और वो अपना रिव्यू शेयर करते हैं। उन कैंडिडेट के थ्रू ही मैं क्या होता है कि आपके सामने रिव्यू लेकर आता हूँ। जब मैं आपको उन कैंडिडेट का रिव्यू शेयर करता हूँ तो आपको उससे एक हेल्प मिलती है। जो कैंडिडेट पहली बार अपना रिटन एग्जाम या फिर पीएफटी या फिर फर्स्ट स्टेज देने जाते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वहाँ पर किस तरीके से प्रोसेस होता है। और जब आप किसी कैंडिडेट के थ्रू आपको पता चलता है, वो अपना पर्सनल रिव्यू आपको बताता है कि इस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं एक गाइडेंस मिलती है, आपको एक अच्छी सजेशन मिलती है, तो आप उसको फॉलो करते हो। तो कहीं ना कहीं आपका जो पीएफटी है, आपका जो फर्स्ट स्टेज है, उसका जो क्लियर होने का चांस बढ़ जाता है। तो आइए चलते हैं देहरादून सेंटर पर। मेरे पास एक रिव्यू है इंडियन नेवी का जो फर्स्ट स्टेज है। अभी आपको मैं उसकी एक कट ऑफ भी बताऊंगा, आपका एमआर साथ में आपका एसएसआर। अभी मेरा उस पर प्रोसेस चल रहा है क्योंकि मैं अलग अलग ईयर की कट ऑफ अभी बनाने में लग रहा हूँ, तो उस वजह से मेरा अभी वीडियो थोड़ा उसी पर काम कर रहा था। हो सकता है कल उसको अपलोड कर दूंगा। एसएसआर के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है, किस स्टेट की, आपका AA और साथ में एसएसआर। क्योंकि मेरे पास मैं पिछले 2 से 3 बेस का क्या होता है कि कट ऑफ दिखाऊंगा, उसी के बेस पर आपको कट ऑफ दिखाने की कोशिश करूंगा। कहीं ना कहीं आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस तरीके से कट ऑफ रहती है, उसी के रेंज के मध्य आपकी कट ऑफ बनती है। तो आइए चलते हैं देहरादून सेंटर पर। तो NHO देहरादून में सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग थी। तो इनकी जो रिपोर्टिंग हुई थी सुबह 6 बजे इनकी रिपोर्टिंग हुई थी। यूपी और यूके दोनों स्टेट से बंदे आए हुए थे। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों स्टेटों से बंदे आए हुए थे। इनके जो सेंटर था देहरादून, सबसे पहले गेट पर ही हमारे RT-PCR चेक हुआ और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करवाया। तो सबसे पहले जब इन्होंने एंट्री की तो सबसे पहले क्या था कि इनका RT-PCR की रिपोर्ट चेक की गई और साथ में आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म था वो भी फिल कराया गया था। तो जैसा कि रहा है, जिस तरीके से जो कैंडिडेट पहले भी बता रहे थे, सेम वही प्रोसेस रहा। तो उसके बाद एक पार्किंग का हॉल था, उसमें बिठा दिया और सबका डॉक्यूमेंट चेक हुए। डॉक्यूमेंट पे किसी भी प्रकार की कोई स्टैंप नहीं लगा रहे थे। तो देखिए मेरे पास 2 से 3 कैंडिडेट पूछ रहे थे, तो मैंने इस वजह से इन कैंडिडेट से 2 से 3 कैंडिडेट से भी पूछा था कि क्या जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाता है उस पर किसी भी प्रकार की कोई सील लगाई जाती है। देखिए सील लगाने उससे कोई फ़र्क है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, उनको यही बोलते हैं कि सील क्यों लगा रहे हैं, ये वो है। तो इस तरीके से मैंने पहले भी पूछा था तो उन्होंने अपने आप से ही खुद बता दिया था कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सील अर्थात मोहर नहीं लगाई जा रही थी। रैपिड भी ले रहे थे। तो RT-PCR की रिपोर्टिंग जो कैंडिडेट लेकर नहीं गए थे अपने साथ में, तो रैपिड भी चल रही थी। मैंने खुद रैपिड दी थी क्योंकि मैंने दोनों कराई थी। तो इन्होंने खुद रैपिड जांच वहाँ प्रोवाइड कराई थी क्योंकि इन्होंने दोनों कराई थी और RT-PCR की जो थी एक दिन पहले ही कराई थी इन्होंने। मैंने उन्हें RT-PCR बस सॉफ्ट कॉपी दिखा दी थी। तो सॉफ्ट कॉपी जिस तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट डर जाते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ जिस तरीके से जो प्रोसेस चलता है वह काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको निकालने के लिए बैठे हैं, वह खुद समझते हैं कि कैंडिडेट कहीं ना कहीं किस तरीके से भाग दौड़ करता है, इतनी मेहनत करता है, तो हम इसको क्यों परेशान करें। तो आपकी रैपिड टेस्ट किट है तो आप उसको भी अपने साथ ले जा सकते हैं। RT-PCR है नहीं तो ये नहीं है कि आपको हार्ड कॉपी ही लेकर जानी है, सॉफ्ट कॉपी भी आप वहाँ पर दिखा सकते हो। उसके बाद एक दूसरे हॉल में ले गए जिसमें रिटन एग्जाम हुआ। तो जैसे ही इनकी ये रिपोर्टिंग चेक हुई इसके बाद इनका एक दूसरे हॉल में ले गए जहाँ पर इनका रिटन एग्जाम हुआ। तो एग्ज़ाम का लेवल बहुत ईजी था। तो इस बार का जो एग्ज़ाम है कहीं ना कहीं जिस तरीके से होता है वही सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। एग्ज़ाम का लेवल मैथ, साइंस और GS 2 ईजी टू मॉडरेट था। इंग्लिश थोड़ी मीडियम लेवल की थी। तो आपका मैथ हुआ, साइंस हुआ और GS ईजी टू मॉडरेट जा रहे थे। वहीं आपका जो इंग्लिश था थोड़ा मीडियम लेवल का पूछा गया था। उसके बाद हमको PFT के लिए कपड़े चेंज करने और टॉयलेट करने के लिए 15 से 20 मिनट का टाइम दिया गया। तो इनको जो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद एक बास्केटबॉल कोर्ट में ले गए। उसके बाद चारों तरफ रोड थी। उसके 6.5 राउंड मारने थे 7 मिनट में। तो कुल मिलाकर आपको 6.5 राउंड लगाने थे। मेरे पास वीडियो भी है किस तरीके से वहाँ पर रनिंग कराई जाती है। इंडियन नेवी हो चाहे आपका कोस्ट गार्ड हो, किस तरीके से रनिंग कराई जाती है। हो सकता है कि उसको कल मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूँ वीडियो को, आपको एक उससे बहुत हेल्प मिलेगी किस तरीके से वहाँ पर राउंड रनिंग होती है। तो पूरा समय दे रहे थे। हमारे बैच में 100 की रिपोर्टिंग थी, 71 प्रेजेंट थे हुए और 54 ने PFT क्लियर किया। तो कुल मिलाकर इनका जो बैच था उसमें उस दिन 100 कैंडिडेट की रिपोर्टिंग थी, लेकिन उस दिन क्या था कि 29 कैंडिडेट एब्सेंट रहे थे।
वहीं बात करें आपका 54 कैंडिडेट ने अपना पीएफटी क्लियर किया था, तो आप यहाँ से ये लगा सकते हैं कि 17 कैंडिडेट अपने पीएफटी को क्लियर नहीं कर पाए थे। आई एम वन ऑफ देम, तो इनमें से एक ये भी थे। तो सबसे पहले इनको कॉन्ग्रेचुलेसन, साथ में थैंक्स जिन्होंने अपना अपना इतना कीमती समय निकाल कर आपके लिए रिव्यू शेयर किया। तो कहीं ना कहीं इनके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। स्क्वाट्स और पुशअप में किसी को नहीं निकाल रहे थे। तो जो पीएफटी का जो प्रोसेस होता है, इसमें 3 प्रकार के प्रोसेस होते हैं। आपका सबसे पहले रनिंग कराई जाती है, उसके बाद आपका पुशअप, उसके बाद आपका स्क्वाट्स किया जाता है। उसमें किसी भी कैंडिडेट को बाहर नहीं निकाला गया था। एक बंदे ने सारे पुशअप गलत मारे और उसके बगल में कमांडर खड़े थे, फिर भी उसे अंदर लिया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक कैंडिडेट था जो कि कमांडर के सामने खुद खड़ा था और जो पुशअप और स्क्वाट्स कर रहा था, कमांडर उसके बगल में खड़े थे। तो उन्होंने सब कुछ देखा लेकिन फिर भी उसको अंदर ले लिया गया। तो वो जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया था, वो भी बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं। लेकिन क्या है कि आपको थोड़ा बहुत तो करना होगा, ऐसा नहीं है कि आप अपना प्रोसेस ना कंप्लीट कर पाएँ। जब तक हमारे बैच का पीएफटी क्लियर हुआ तब तक 7:30 बजे वाले बैच के बंदे पीएफटी ग्राउंड में आ गए थे। तब हमको वहाँ वापस ले गए जहाँ हमें अपने कपड़े और बैग रखे थे। तो उसके बाद 7:30 बजे वाले बंदे आ गए पीएफटी के लिए, क्योंकि इनका तो पीएफटी क्लियर हो चुका था। उसके बाद जो नेक्स्ट बैच था उसको लेकर आए थे उसी ग्राउंड में। तो सब ने कपड़े चेंज करे और फिर से उसी पार्किंग वाले हॉल में बिठा दिया। तो कपड़े चेंज करने के बाद, क्योंकि रनिंग वगैरह हुई थी, आपका पीएफटी वगैरह हुआ था, तो कपड़े चेंज कर गए थे, लेकिन फिर से वही चेंज कपड़े कर लिए थे जो यहाँ पर जो पहन कर गए थे। फिर सबके डॉक्यूमेंट्स चेक करे, तब तक बैठाकर रखा। अगर कोई बंदा कुछ खाना लाया था तो खा सकते थे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं वह उन्होंने ये भी बोल दिया था यदि कोई कैंडिडेट अपना खाना लेकर आया साथ में तो खा सकता है। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं उसके बाद हमें हमारे फ़ोन वापस दिए गए और घर भेज दिया। तो इसके बाद इनके फ़ोन वापस कर दिए गए थे, क्योंकि सुबह की मॉर्निंग में ही इनके फ़ोन जमा कर दिए गए थे। लगभग 2 बजे हमें घर भेज दिया गया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2:30 बजे इनको भेज दिया गया था, जबकि इनकी जो रिपोर्टिंग हुई थी 6 बजे हुई थी। तो बहुत ही जैसा इनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तुरंत आपको घर भेज देते हैं पीएफटी के क्लियर करने के बाद। पीएफटी जो कोई इंडियन अपना क्लियर कर जाता है, उसके बाद उनका एक प्रोसेस चलता है, आपका मार्किंग करते हैं वो बॉडी की। तो इस तरीके से वहाँ जो सेलर ऑफिसर थे उनका नेचर बहुत ही अच्छा था। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अगर कोई बंदा नेवी के बारे में उनसे कुछ भी पूछ रहा था तो वह सब कुछ बता रहे थे ऑफिसर्स भी। तो जो भी कोई कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट के मन में कोई भी क्वेरी थी तो वह पूछ रहा था तो उनको बता रहे थे। तो इस तरीके से देखिए, बहुत ही मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव होते हैं, आपका कहीं ना कहीं समझते हैं और जो कुछ होता है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। रिटर्न से पहले कमांडर ने 2 कैंडिडेट को उठाया और पेपर की सील चेक करवाई कि देख लो कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। तो पीएफटी के बाद एक फॉर्म भरवाया था, उस पे पैराग्राफ लिखना था अपनी राइटिंग में और आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख रहे थे वो खुद के। तो खुद से ही अपने क्या था कैंडिडेट सामने खड़ा कर लेते थे और इस तरीके से कैंडिडेट के वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिख देते थे कि बॉडी पर किसी भी प्रकार कोई मार्क तो नहीं है। तो वहाँ पर आपका लिखा जाता है। और भाई बस हमारे सेंटर पर इतना ही हुआ था, तो इतना ही सभी सेंटर पर हो रहा है। अगर तुम्हारे कांटेक्ट में कोई देहरादून का बंदा हो तो बताना भाई। अगर सब ठीक रहा तो मैं चिल्का में उसी के साथ चला जाऊंगा, क्योंकि फिर मुझको अकेला जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल मैं बता दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे कांटेक्ट में देहरादून के कैंडिडेट हैं। और फिर भी कोई कैंडिडेट यदि इस वीडियो को वॉच कर रहा हो तो इस भाई से कहीं ना कहीं आप बिल्कुल कमेंट के थ्रू मिलोगे। तो आप अपना कमेंट में नंबर शेयर कर लें, जिससे कि जब आपका ज्वाइनिंग हो, आई थिंक हम यही चाहेंगे कि जब इंडियन नेवी की जब मेरिट लिस्ट आई तो इनका स्थान इसमें डेफिनेटली आए। तो कुछ मैंने इनसे पूछा क्वेश्चन, तो इन्होंने बताया था आदर ऑफ श्री चरितमानस का आदर पूछा गया था। वहीं आपका बात करें तो फर्स्ट ड्यूटी टू प्रेजेंट टेबल इन आरडी परेड, और कैपिटल ऑफ बुल्गारिया की राजधानी पूछी गई थी। विच कंट्री इज कॉल्ड मिडनाइट सन। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे। जी के काफ़ी नॉर्मल पूछी जाती है। वहीं बात करें तो चूज द वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इतना ही इनको याद था, तो इन्होंने सब कुछ बताया। और फुल फॉर्म यूजीसी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो इस तरीके से इन्होंने सब कुछ अपना रिव्यू शेयर किया है। तो जो कोई कैंडिडेट इस वीडियो को वॉच कर रहा है शेयर करे, जिससे कि जो कैंडिडेट आगे आने वाले समय में, अभी आपको पता होगा इंडियन नेवी हो चाहे आपका कोस्ट गार्ड हो, उनका पैटर्न जो होता है सेकंड फेज़ का लगभग सेम ही रहता है, तो इनको हेल्प मिल जाए।
और अभी आपको इतना ही बताना था, और साथ में मैं अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, वहाँ से अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो। थैंक्स, जय हिंद।